नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप और इसके साथ ही हमारा जो खास तौर पे कॉन्क्लेव चल रहा है, इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है और उसकी भी झलकियां हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन ज़रा कुछ खबरों पर भी गौर फरमाते हैं। 2 दिन सीमित दायरे के बाद बाजार में गिरावट आज हावी होती नजर आई। निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 24,550 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी दिन की ऊंचाई से करीब 300 अंक लुढ़का। वैसे दिन भर बाजार में क्या रहा एक्शन, अंश भीलवाड़ हमारे सहयोगी बता रहे हैं। तो निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी ने वापस से 100 ईएमए पर ही रेजिस्टेंस लिया, वहां पे ही सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। ये 100 ईएमए 24,700 मार्क के आसपास है। अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी साइडवेज रेंज में ही बंद होता हुआ नजर आया। पिछले 6 सेशन से निफ्टी थोड़ा साइडवेज ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। अब अगर दूसरे ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो जो मिड कैप स्मॉल कैप 14 सेशन से लगातार खरीदारी कर रहे थे, उसमें आज लाल निशान नजर आया है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बोल सकते हैं। अब अगर हम सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है, जिसने कि एक और बार रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। इसमें मेनली जो रुपी रिकॉर्ड लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ जो यूएस में टेक हेवी इंडेक्स है नैस्डैक, उसमें कंप्लीटली बहुत अच्छा राइज होता हुआ दिख रहा है। ये कुछ फैक्टर्स है जिस वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज हमें अच्छी तेजी होती हुई नजर आई। इसके साथ साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो ये 6वां सेशन है लगातार खरीदारी का, तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी एफएमसीजी टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है। 2 सेशन से इसमें खरीदारी थी और आज जाके लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक का ये दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। निफ्टी एनर्जी स्पेशली बात करें तो यहाँ पे ये 6वां सेशन था लगातार बिकवाली का, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला मार्केट रहा था, प्रॉफिट टेकिंग वाला मार्केट था ये। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ बढ़ते हैं, जहां मेरे सहयोगी जिन्हें आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी जिन्हें जी तो बिल्कुल बात करते हैं आज के 5 के पंच की। बात करेंगे ऐसे 5 शहरों में जिसमें आज ब्रोकरेज के दम पे और खबरों के दम पर काफ़ी एक्शन देखने मिला। शुरुआत करेंगे रिसेंटली लिस्टेड वारी एनर्जी से। कंपनी की एक आर्म है जिसको एक प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है, 170 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिला है, एक एलओए मिला है और मध्य प्रदेश से ये कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। इसके बाद अडानी ग्रीन ये भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने कमीशन किया अपने सोलर पावर प्लांट का, 250 मेगावाट्स का ये सोलर पावर प्लांट, और इसी के साथ कंपनी की जो टोटल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ के हो गई है 11,400 मेगावाट के आसपास। तो एक काफ़ी अच्छा कमीशनिंग देखने मिला है अडानी ग्रीन की तरफ से। इसके बाद सीएट भी फोकस में रहेगा। नोवामा की तरफ से रिपोर्ट थी, उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है उसका वो है 3640 का। उनका मानना है कि कंपनी ने जो भी रिसेंटली एक्वायर किया है मिशेलिन का ब्रांड कैम्सो ओएचटी बिजनेस, वो एक पॉजिटिव रहेगा। और मैनेजमेंट ने भी वही बात की कि ये जो एक्विजिशन है वो ईपीएस और एबिटा दोनों एक्रेटिव होगा आने वाले 1 से 2 साल में। इसके बाद बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। आज जो एंकर आईपीओ लॉक इन पीरियड था उसके खुलने के बाद एक शेयर में थोड़ा सा दबाव देखने मिला, जहां पे एक सेलिंग नज़र आई। और आखिरी चीज़ जो फोकस में रहेगा वो है एनबीसीसी। कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है सुपर टेक की तरफ से। 16 प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी को एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हायर किया है। और जो टोटल प्रोजेक्ट साइज़ है या प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वह करीब 9,450 करोड़ रुपये। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट एनबीसीसी के लिए, और जिसके चलते हमें उछाल भी देखने मिला। जो लो लेवल्स थे उसके बाद एक उछाल देखने मिला एनबीसीसी के शेयरों में। तो ये थे अहम 5 स्टॉक जो आज फोकस में नजर आए। शुक्रिया जिन्हें इस अहम जानकारी के लिए, तमाम सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए। वैसे आज एक और सेक्टर रहा खासतौर पे जो फोकस में रहा, और वो रहा आईटी शेयर। जी हाँ, आईटी शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। आईटी शेयरों को आखिर क्या ट्रिगर करता रहा, आईटी कंपनियों की शानदार रिसर्च आज दिन में की हमारे सहयोगी शरद दुबे ने। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, आज देखें तो आईटी इंडेक्स ही एकमात्र इंडेक्स है जहां पे आज अच्छी गेन्स देखने मिल रही है। बाकी सारे सेक्टर्स में जो है वॉलेटिलिटी है या आप कह सकते हैं गिरावट है, लेकिन आईटी इंडेक्स हिट क्यों है इस पे बात करेंगे। और ऑफ कोर्स याद रखिए कल रात को जो है यूएस में सीपीआई इंडेक्स डेटा भी आया था, वो लार्जली इनलाइन आया था, और उसके कारण भी जो है हम देखें नास्दाक में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। और जो 20,000 का आंकड़ा है वो नास्दाक ने पहली बार
जो है उसको हिट किया और उसके ऊपर भी गए, लेकिन कुछ सेगमेंट्स है जिसके कारण रैली हो रही है आईटी स्टॉक्स में या बिग टेक स्टॉक्स अगर यूएस में कहे तो। एआई सेगमेंट में दूसरे तिमाही में जो है बेहतर डिमांड की उम्मीद भी है और वो इंडियन प्लेयर्स भी कह रहे हैं। और जो रुपये में गिरावट आ रही है रिकॉर्ड लो लेवल्स पे, तो जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज होते हैं, जो आईटी कंपनीज होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होती है। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड के इस स्तर पे है, लेकिन कैसे वैल्यूएशंस प्ले आउट करते इस पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सेगमेंट में देखें तो बहुत अच्छी मूव देखने मिली है। पिछले 1.5 से 2 महीने में इन स्टॉक्स में बाइंग आई है और थोड़ी वैल्यूएशंस भी ऊपर आई है। टीसीएस जो है 30 टाइम्स पी जो है अपने 12 मंथ्स फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रही है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक ले लीजिए, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारे जो है 25 से लेके 29 के बीच में जो है वैल्यूएशंस में आ रहे हैं। तो मोरलेस लग रही है जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है वहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि एक साथ वैल्यूएशंस में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल के रिटर्न की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 18% रिटर्न्स दिया है। वही टीसीएस इन्फोसिस की बात करें तो 20 और 33% आया है। एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स आए हैं, तीनों में ही 40% के ऊपर आया है। तो ऑफकोर्स आईटी इंडेक्स में एक चीज़ और मैं बता दूं कि आईटी कंपनीज जो होती है दिसंबर के महीने में जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अगले साल के लिए बनाते हैं, तो इसमें भी जो है बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है, खास करके एआई और नए बीएफएसआई डील सेगमेंट में। और कुछ रिकवरीज भी देखने मिल सकती है जो यूरोप के मार्केट में मार खाई गई थी। और आज के दिन के ट्रेड में भी देखें तो मिड कैप आईटी कंपनीज में भी और अच्छी ज़्यादा तेज़ी देखने मिल रही है। कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंस जैसे सिस्टम्स के स्टॉक्स को लेके। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। रिटेल महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। आज आए आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी की वजह से नवंबर में भारत की खुदरा महंगाई दर घटकर 5.5% के करीब दर्ज की गई है, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 6.25% का था। वहीं अक्टूबर में सालाना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 11.9 यानी लगभग 12% से घटकर 3.5% रह गई है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में कमी आई है। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जैसा हमने आपको बताया वो 3.5% रही है। और तमाम सेक्टर्स की भी जानकारी हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बड़े बैंकों पर इंश्योरेंस कंपनियों की बढ़ती निर्भरता को लेकर इरडा चिंतित है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इसको सीमित करने के लिए इरडा नियम ला सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं आखिर क्या तैयारी है इरडा की? हाल के दिनों में हमने देखा था कि वित्त मंत्री के द्वारा बैंक इंश्योरेंस चैनल पर चिंता जाहिर की गई थी। बैंकों के द्वारा जो इंश्योरेंस बेचा जाता है उस पर चिंता जाहिर की थी। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो रेगुलेटर है IRDA वो नए नियम लेके आ सकता है, जहां पर बैंक इंश्योरेंस कारोबार किया जाता है उसमें केवल पेरेंट बैंक जो उनके प्रमोटर बैंक है इसका ज्यादा हिस्सा, उसी पर पूरी निर्भरता नहीं रहे। क्योंकि जो बैंक इंश्योरेंस का शेयर है कंपनियों के लिए, अगर हम बात करें SBI लाइफ की, तो 95% तक जो उनका बैंक इंश्योरेंस का कारोबार है वो SBI के जरिए है। इसी तरह से HDFC लाइफ का भी 80 से 85% जो बैंक इंश्योरेंस कारोबार है वो HDFC बैंक के जरिए है। मैक्स लाइफ का 90% तक जो कारोबार है वो पेरेंट बैंक के जरिए है। तो पेरेंट बैंक के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए रेगुलेटर के द्वारा नियम लाए जा सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटर का मानना है कि किसी एक माध्यम पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग अलग चैनल है वहां पर भी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए कुल कारोबार में। तो इसको लेकर भी रेगुलेटर के द्वारा नियम लाए जाएंगे निकट भविष्य के अंदर, ये जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं। शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे। नेटवर्थ ग्रोथ ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार और एलन मस्क की मौजूदा नेटवर्थ $400 अरब के पार हो गए। मस्क ये कारनामा करने वाले पहले शख्स हैं। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, मैं आप आज को एक शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। पहले व्यक्ति एलन मस्क बन चुके हैं जहां पे इनका नेटवर्थ $400 बिलियन से ज़्यादा हो गया है।
इतने सारे ज़ीरोज़ इनके नेटवर्थ में है कि काउंटिंग करने में मुश्किल होगी। लेकिन ये $400 बिलियन का इनका नेटवर्क आया कैसे, इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन याद रखिए इस साल इलन मस्क के लिए एक शानदार साल भी रहा है। देखा जाए तो 218 बिलियन डॉलर्स जो उन्होंने अपने नेटवर्थ में ऐड की है। करेंटली ये आंकड़ा जो है बढ़ के $447 बिलियन, यानी कि लगभग $450 बिलियन का नेटवर्थ आ चुका है। लेकिन ये एक दिन में जो है इससे बढ़ोत कैसे देखने मिली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक इनसाइडर शेयर सेल हुआ था उनके प्राइवेटली हेल्ड कंपनी जिसका नाम है स्पेसएक्स। जब हम स्पेसएक्स की बात करते हैं तो उसमें जो है ऑफ कोर्स मार्स के ट्रिप्स, बड़े बड़े पेलोड जो अनाउंस करते हैं, जो जाते हैं फिर वापस भी आ जाते हैं उसी जगह पे, वो वाली कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इनसाइडर शेयर सेल हुआ और उसके कारण ये जो डील था स्पेसएक्स का वो $350 बिलियन का डील हुआ था। तो इस स्टेक सेल के कारण इनका नेटवर्थ भी बढ़ गया। उसके कारण एक दिन में ही, सिर्फ एक दिन में $50 बिलियन का जो है उनकी नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने मिली। और ऑफ कोर्स वो टेस्ला के प्रमोटर भी हैं, तो उनकी स्टेक जो टेस्ला में उसमें भी बढ़त हो रही थी। और टेस्ला जो है ओवरनाइट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 6% का ग्रोथ दिया, अगर आप एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स को भी जोड़ लें तो इसका मतलब क्या हुआ, टेस्ला का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो उनका मार्केट कैप में इनका कंट्रीब्यूशन भी था एज अ प्रमोटर, और एक इनसाइड शेयर सेल हुआ प्राइवेट हेल्थ कंपनी का। तो एक दिन में दोनों को मिला के चौंकाने वाली आंकड़े आने वाले हैं। लगभग $63 बिलियन का एक सिंगल दिन, एक सिंगल लार्जेस्ट डे एक इंसान का जो है वेल्थ बढ़ा है। ये सबसे ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड ये आंकड़ा देखने मिला है। एक दिन में $60 बिलियन से ज़्यादा एक ही दिन में नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने मिली इलन मस्क की। अब इलन मस्क के क्या कारण होंगे बढ़ोतरी के लिए, एंड ऑफकोर्स याद रखिए उनकी एक नज़दीकी है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा भी है कि वो बहुत पॉलिसीज़ जो हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज़ पे वो फोकस करने वाले हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिजिटल सेगमेंट है करेंसीज़ का, उसमें भी बुलिश नज़रिया देखने मिला। और ऐसा बुलिश नज़रिया देखने मिला कि बिटकॉइन भी $1 लाख का जो है आंकड़ा या माइलस्टोन टच कर लिया। लेकिन याद रखिए जो गवर्नमेंट की रोल है उसमें भी बढ़ोतरी जो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ला रही थी ताकि टेस्ला को भी बेनिफिट हो। अब टेस्ला को कैसे बेनिफिट होगा, जैसे कुछ टाइप से टैक्स ब्रेक आ जाए ईवी व्हीकल्स के लिए, या जो ड्राइवरलेस व्हीकल्स के लिए जिस चीज़ पे इलन मस्क इतना बात कर रहे थे उनको भी उसमें फ़ायदा देखने मिल सकता है। और ओवरऑल जो है इलन मस्क को जो है गवर्नमेंट में भी धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं और इलन मस्क और उनकी नेटवर्थ में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। पर अब देखते कि टेस्ला का कैसा रहा है चाल। अब इसके जो स्टॉक प्राइसेस की बात करें, यूएस इलेक्शन के जस्ट पहले और अब तक का जो जर्नी रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बैकर भी डोनाल्ड ट्रंप के थे। तो इलेक्शन से लेके अभी तक टेस्ला का 65% का ग्रोथ आया है। वही अगर हम इस साल के निचले स्तर की बात करें तो वहाँ से टेस्ला जो है 3 गुना हो गया, यानी कि लगभग 200% का ग्रोथ आया है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कंपनी के लिए भी, और उसका जो रब ऑफ इफेक्ट आया वो इलन मस्क को लेके था। इलन मस्क फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस में रहते हैं, टेस्ला हुआ, फिर आपका स्पेस हुआ, फिर स्टारलिंक हुआ जहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ग्लोबली लोगों को, फिर उसके बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो पहली बार $400 बिलियन का नेटवर्थ पार करे, ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। लेकिन याद रखिए कि इनके गैप क्या है, जो दूसरा रिचेस्ट पर्सन है उनको अगर कंपेयर करें तो जेफ बेजोस को लगभग $200 बिलियन से पीछे छोड़ दिए। जेफ बेजोस का $249 बिलियन का नेटवर्थ है। ये ब्लूमबर्ग के जो एक इंडेक्स होती है बिलियनर इंडेक्स, वहाँ से हम ये डेटा लेते हैं और आप देखिए इलन मस्क जो है लगभग $450 बिलियन पे खड़े हैं। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर, उनका जो है नेटवर्थ लगभग $224 बिलियन का है। वही लैरी एलिसन गूगल के को फाउंडर, इनका नेटवर्थ जो है लगभग $200 बिलियन का है। और जो 5वां रिचेस्ट पर्सन है दुनिया का, लुई विटॉन का जो पूरा जो होल्डिंग कंपनी है उनके मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ड का है लगभग $180 बिलियन का। और इन 5 रिचेस्ट फोक्स के बारे में बात करें तो जो टॉप 4 है वो आईटी, टेक, एआई, ईवी, इन तीनों सेगमेंट्स में है। तो फ्यूचर जो है वहाँ पे ज़्यादा आप देख सकते हैं लोगों की नेटवर्थ बढ़े जा रही है। तो ये बड़ी आंकड़ा है और इसमें सिर्फ एक ही क्लियर विनर दिख रहा है आज मुझे, वो है इलन मस्क, जहाँ पे इनका जो टोटल नेटवर्थ है $400 बिलियन के पार आ चुका है।
शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।